नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में मिली जीत से प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? यहां पर प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कह दी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में दावा, 2022 में बनेगी हमारी सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च, 20 राज्यों के लोगों को करेंगे जागरूक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में होगा भाजपा को बड़ा नुकसान, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वाराणसी में मिली जीत से प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को मिली जीत से गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट कर विजयी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इशारों इशारों में सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने ट्वीट किया, युवाओं द्वारा रोजगार मांगने की जोरदार हुंकार भरने वाले दिन ही वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव के रिजल्ट युवा मन की एक झलक है। युवाओं ने मुद्दा मूलक राजनीति पर मुहर लगाई है। एनएसयूआई के सभी विजयी छात्र संघ प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वाराणसी शहर के बीचों बीच स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी को झटका लगा है। उसे सभी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। यहां समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी विमलेश यादव को अध्यक्ष की सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के संदीप पाल और महामंत्री पद पर एनएसयूआई के प्रफुल्ल पांडे को जीत मिली है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठा रही है। उनका नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाराणसी आ रही हैं। अब वह रविदास जयंती समारोह में शामिल होंगी। पिछले साल भी प्रियंका गांधी रविदास जयंती पर मंदिर आई थीं। एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने युवाओं को रोजगार के लिए ट्वीट कर सरकार को घेरा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 2022 में बनेगी हमारी सरकार, नहीं चलेगा भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के टोपी वाले बयान पर चुटकी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कल तक हमें कमजोर बताते थे, वहीं आज हमारी ताकत से डरने लगे हैं। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा राजभर ने दावा किया कि इस बार भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा और 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके अलावा भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन से चिंतित नहीं है, बल्कि वह इस बात को लेकर परेशान है कि हिंदू मुस्लिम कैसे करें, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आजमगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के समेंदा गांव में आयोजित महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह में भाग लेने पहुंचे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि लोगों को समान शिक्षा का अधिकार, लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा और गरीब का बेटा आरक्षण का लाभ ले सके, इसलिए यूपी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाल पीली टोपी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि कल तक वे हमें कमजोर कहते थे, आज उन्हें हमारी ताकत से डर लगने लगा है। यह हमारे लिए शुभ संकेत है। वहीं भाजपा के हिंदू विरोधी के साथ गठबंधन के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आखिर यूपी से जफर इकबाल को राज्यसभा किसने भेजा? नकवी और शहनवाज किसके साथ हैं? यह लोग रोटी और बेटी का संबंध रखते हैं और हम सिर्फ राजनीतिक संबंध रखते हैं, तो इन्हें बुरा लगता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च, 20 राज्यों के लोगों को करेंगे जागरूक। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में इस आंदोलन को एक बार फिर नई धार देने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए किसानों ने आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साइकिल मार्च निकालने का फैसला किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बताया कि 12 मार्च को साइकिल यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस साइकिल मार्च में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इस मार्च का उद्देश्य लोगों को 3 कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देना है। हालांकि ये यात्रा 20 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और जो लोग साइकिल नहीं चला सकते, वह दूसरे वाहनों से इसमें शामिल हो सकेंगे।
साइकिल यात्रा में शामिल हो रहे किसानों के अनुसार अब तक करीब तीनों बॉर्डर से 50 से अधिक लोगों ने इस यात्रा में दिलचस्पी दिखाई है। इस यात्रा में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं। यात्रा में शामिल होने वाले अक्षय ने बताया, हम 12 मार्च से एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगी। हम इस यात्रा के माध्यम से आंदोलन के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को इन कृषि कानूनों के बारे में बताएंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में मिलाकर करीब 70 से 80 लोग हैं। संजय सिंह ने इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हम कन्याकुमारी से 20 राज्य होते हुए करीब 8,308 किलोमीटर की एक यात्रा कर रहे हैं जिनका नाम किसान साइकिल मार्च है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर का शिकंजा जिस तरह सरकार पर कसता जा रहा है उसके विरोध में पूरे देश के किसानों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध के हल के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर हमला, कहा बंगाल में शुरू ही नहीं होगा डबल इंजन। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने से पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार तेज हो जाने के दावे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भगवा पार्टी का डबल इंजन का जाप राज्य में कभी मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। वरिष्ठ तृणमूल नेता और मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए भाजपा नेता केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इस डबल इंजन की ट्रेन में आम लोगों की सवारी के लिए डिब्बे नहीं होंगे। यदि भाजपा शासित राज्यों में हत्याओं की संख्या और दलितों व महिलाओं पर हमलों को देखें तो ये इंजन बहुत धीमी रफ्तार से चलेंगे। मंत्री ने कहा, वे यह नहीं बता रहे हैं कि कैसे उसकी सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के एजेंडे पर काम कर रही है। भगवा पार्टी बंगाल में भी कुछ ऐसा करना चाहती है, वह बस कॉर्पोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर मতুआ समुदाय से झूठा वादा करने और यूपी व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव बढ़ते जाने का आरोप लगाया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के सदस्यों को नागरिकता का आश्वासन दिया था। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मतुआ हिंदुओं में कमजोर वर्ग है जो विभाजन के दौरान और बांग्लादेश बनने के बाद भारत आए थे। उनमें से कई को नागरिकता मिल गई और बहुतों को नहीं मिली। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर बसु ने कहा, हम तैयार हैं। हमें आयोग द्वारा घोषित चरणों की संख्या से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पिछले 10 सालों से 365 दिन लोगों के बीच हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने उठाए 8 चरणों में वोटिंग पर सवाल, पूछा किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असम में एक फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, किसकी मदद करने के लिए। बीजेपी ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया गया है। आधे जिले में प्रत्येक दिन चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, एक जिले में एक ही दिन चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। क्या ये सब इसलिए किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर लें। ममता ने आगे कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे, हम लोग उन्हें खत्म कर देंगे। वे लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। फिलहाल गेम जारी है, हम लोग खेलेंगे और जीतेंगे। बीजेपी पूरे देश को बांट रही है, वो बंगाल में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो अब मुसलमानों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने दिहाड़ी श्रमिकों की बढ़ाई मजदूरी, चुनाव तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से मिनटों पहले फैसला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से कुछ मिनटों पहले बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक अकुशल दिहाड़ी मजदूरों के लिए मजदूरी को 144 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए करने की घोषणा की है। अर्ध कुशल श्रमिकों को अब 172 रुपए की बजाय 303 रुपए मिलेंगे, जबकि कुशल श्रमिकों को 404 रुपए देने की घोषणा की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी घोषणा से 56,500 श्रमिकों को फायदा होगा। इनमें 40,500 अकुशल, 8,000 अर्धकुशल और 8,000 कुशल श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में की अहम बैठक। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच आज प्रियंका गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र समिति की बैठक की। बैठक में पार्टी के कई अहम नेता मौजूद रहे। बता दें कि प्रियंका गांधी यूपी में लगातार 3 किसान बिलों के खिलाफ महापंचायतें कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद की उपस्थिति में मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बैठक की। इस बैठक में मैनिफेस्टो और आउटरीच कमेटी के सदस्यों के साथ यूपी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिवगण मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत कई कांग्रेस मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आगामी 27 व 28 फरवरी को मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य बहराइच भी जा रहे हैं। वहां चुनावों को लेकर बनाई जाने वाली रणनीति पर भी गहन मंथन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 फरवरी को वाराणसी क्षेत्र का भी दौरा करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सबसे पहले डीजल पेट्रोल के साथ घरेलू गैस की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने एक नए अंदाज में किए गए अपने ट्वीट में लिखा, पिछले 3 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए बढ़े। इसके अलावा पेट्रोल डीजल शतक मारने की तरफ बढ़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के दोनों छोरों पर खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी सरकार की पिच आमजनों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी बाहर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा एलपीजी सिलेंडर के दाम ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर तेल की कीमतों को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, पेट्रोल पहुंचा 100 पर और सिलेंडर 1000, फिर भी कहती सरकार अब सब है गुलजार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा बाहर। 3 दिन से नहीं बढ़े हैं दाम। बता दें कि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तेल की कीमतों में मंगलवार को इजाफा हुआ था। मंगलवार को पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़े थे, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आसपास पहुंच गई हैं। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 32 पैसे है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जौनपुर में बोले अखिलेश यादव, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, जंगल राज कायम। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। रोज हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने पुजारी यादव के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया और राज्य सरकार से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मृतक पुजारी यादव को गत 11 फरवरी को लगभग 3 बजे दिन में पुलिस घर आई और पकड़कर थाने ले गई, जबकि उसके खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। रात्रि 8 बजे पुनः थाना बख्शा के एसओ आए और घर में घुसकर नकद रुपए, औरतों के गहने व अन्य जरूरी सामान उठाकर ले गए। उन्होंने पुजारी यादव की हिरासत में हुई मौत के लिए प्रदेश सरकार को दोषी ठहराते हुए दोषी पुलिस जनों को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थानों के जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का सब कुछ झूठा फसाना है, इसका काम नफरत फैलाना है, राजनीतिक लोगों पर मुकदमा लगाना है। लोकतंत्र में इतना झूठ कोई नहीं बोला जितना भाजपा ने बोला है। भाजपा उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। इसके कामकाज से समाज का हर वर्ग निराश है। जनता को धोखा दिया गया है। भाजपा सरकार अब जाने वाली है, वह अब विदाई को तैयार है, वह अपनी विदाई को तैयार है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का बजट आम लोगों को धोखा देने वाला है। इसमें गरीब, बेरोजगार और किसानों के लिए कुछ नहीं है, केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया है। किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सरकार केवल जाति, धर्म और द्वेष फैलाकर अपनी राजनीति कर रही है। लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जाति और धर्म के मामलों में उलझाकर रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों के लिए नौकरी, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरियां भी लोगों की समाप्त कर दी गई। ये सरकार जब गंगा माँ की नहीं हुई तो हमारी आपकी क्या होगी। गंगा साफ नहीं हुई, बल्कि गंगा सफाई का बजट साफ हो गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का दावा, बिहार दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य, 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के 2021-22 के बजट पर विमर्श में इसका विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को जन सरोकार से दूर करार दिया। साथ ही कई सवाल भी सरकार से पूछ डाले। तेजस्वी यादव ने कहा कि निश्चय 1 पूरा ही नहीं हुआ और निश्चय 2 की घोषणा कर दी। कहा कि हमारे रहते निश्चय 1 आरंभ हुआ और हम लोगों के हटते ही इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया। दावा किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे के मुताबिक बिहार दूसरा सबसे बड़ा
भ्रष्ट राज्य है। यहाँ 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते। यहाँ भी आरोप लगाया कि सूचना इंडेक्स पर बिहार फिसड्डी है, सूचनाएं सरकार छिपाती है। 8% जवाब सूचना मांगने पर दिए जाते हैं। कहा कि जंगल राज, विकास नहीं हुआ आदि प्रोपेगेंडा उड़ाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट आकार को लेकर वर्तमान सरकार बेवजह अपनी पीठ थपथपाती है। वर्ष 1990 में जब लालू यादव की सरकार बनी तो राज्य का बजट था 3000 करोड़ रुपए। 2005 तक 15 साल में यह 24,000 करोड़ तक यानी कि 8 गुना पहुंचा। 2005 के 24,000 करोड़ से अब यह बजट 2,18,000 करोड़ तक पहुंचा है। यह भी 8 गुना ही है। इस दौरान केंद्र सरकार के बजट में भी 8 गुना का ही इजाफा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 15 साल में नीतीश सरकार के अपने संसाधनों से प्राप्त राजस्व में 2% की कमी आई है। 2005-06 में यह 20.36% थी, जो अब 18.57% पहुंच गया है। नेता विपक्ष ने कहा कि 2020-21 के 2,11,000 करोड़ के बजट में से सरकार सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है। सवाल किया कि क्या 1,43,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक माह मार्च में खर्च होंगे। तेजस्वी यादव ने राजद शासनकाल में केंद्रीय उपेक्षा का भी जिक्र किया। 2005 और 2020 के प्रति व्यक्ति आय, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी आदि के सहारे दावा किया कि डीजीपी बढ़ने का दावा भी उचित नहीं है। कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां था, जो आज 36वां हो गया है। उन्होंने बजट में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधानित राशि का जिक्र करते हुए इसे नाकाफी बताया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।